साल 1791 में फ्रांस ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने सिर्फ उस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इसे इतना क्रांतिकारी बनाता है। जरा सोचिए, एक देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सदियों से चली आ रही राजशाही की व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है और एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही है जो अपने लोगों द्वारा लिखे गए नियमों से चलेगा। तो हुआ ये कि फ्रांस के लोगों के प्रतिनिधियों यानी नेशनल असेंबली ने एक संविधान तैयार किया और इसका सीधा सा मकसद था राजा की बेलगाम ताकतों पर लगाम लगाना और सत्ता को आम लोगों के करीब लाना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नए अधिकार और नए नियम वाकई हर किसी के लिए थे? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस नए संविधान का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि सत्ता अब सिर्फ एक इंसान यानी राजा के हाथों में कैद होकर ना रह जाए। तो देखिए, राजा तो अभी भी देश का प्रमुख था, लेकिन अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे संविधान के बनाए नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना था। फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल उठता है, ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, इसका जो मूल आइडिया था ना, वो था शक्तियों का बंटवारा, यानी पावर को अलग अलग संस्थाओं में बांट देना, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। तो इस नई सरकार को 3 खास हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से का अपना एक अलग और जरूरी काम था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब एक हिस्सा कानून बनाएगा, दूसरा उन्हें देश में लागू करेगा और तीसरा ये देखेगा कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर न बन जाए। कानून बनाने का सारा जिम्मा नेशनल असेंबली का था, पर इसके सदस्यों को लोग सीधे नहीं चुनते थे। होता यह था कि पहले लोग कुछ निर्वाचकों को चुनते और फिर वो निर्वाचक मिलकर इन प्रतिनिधियों को चुनते थे। अब बात करें कार्यपालिका की। इसमें राजा और उसके मंत्री तो थे, पर अब उनकी ताकत पर लगाम लग चुकी थी। वो जो चाहें वो नहीं कर सकते थे। मतलब एक तरह का चेक एंड बैलेंस था। जहां नेशनल असेंबली मंत्रियों के काम पर नजर रखती थी, वहीं दूसरी तरफ राजा के पास भी एक बड़ी पावर थी, वीटो पावर। वो चाहे तो किसी कानून को रोक सकता था। इसी से सत्ता का संतुलन बनता था। तो सरकार का ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे अहम सवाल, इस सरकार को चुनेगा कौन? किसके पास थी ये ताकत? क्या हर नागरिक को वोट देने का हक मिला? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। वोट देने का हक सिर्फ सक्रिय नागरिकों को दिया गया। और सक्रिय नागरिक कौन? भाई, उसके लिए शर्त थी कि आप 25 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष हों और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हों। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.8 करोड़ की कुल आबादी में से सिर्फ 40 लाख लोग, मतलब आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर था। और चुनाव भी सीधा नहीं होता था। पहले ये 40 लाख सक्रिय नागरिक मिलकर 50,000 निर्वाचकों को चुनते थे और फिर ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुनते थे। यानी ये एक कई लेयर्स वाली प्रक्रिया थी। तो संविधान ने आज़ादी और बराबरी का वादा तो किया, लेकिन ये साफ हो चुका था कि ये वादे हर किसी के लिए नहीं थे। एक बहुत बड़ी आबादी थी जो इस बदलाव में कहीं पीछे छूट गई थी। तो समाज साफ साफ 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थे सक्रिय नागरिक जिनके हाथ में सारी राजनीतिक ताकत थी, और दूसरी तरफ थे निष्क्रिय नागरिक जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। तो आखिर ये निष्क्रिय नागरिक थे कौन? इसमें आती थीं सारी महिलाएं, 25 साल से कम उम्र के सभी पुरुष और वो गरीब पुरुष जो टैक्स की शर्त पूरी नहीं कर पाते थे। इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये एक लाइन समझिए पूरी कहानी बयां कर देती है कि राजनीतिक शक्ति सीधे सीधे आपकी दौलत से जुड़ी थी। अगर आपको निर्वाचक बनना है या असेंबली का सदस्य, तो आपका सबसे अमीर लोगों में से एक होना ही पड़ेगा। 1791 का संविधान यकीनन एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी और बराबरी का असली मतलब क्या है। और जब भी हम इन महान आदर्शों की बात करते हैं, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये आज़ादी आखिर किसके लिए